सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के एसआईआर को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दे दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में साफ किया कि एसआईआर प्रक्रिया मनमानी नहीं है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को चुनावी सूचियों का अपडेट रखने और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को एक बेहद अहम निर्देश भी जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची अगले 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपी जाए। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई ये जटिल प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। इस बड़े फैसले के बाद अब चुनाव आयोग को अपनी आगे की कार्य योजना पर काम करना होगा। ये निर्णय देश की मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनीतिक अक्षमता को ढकने के लिए, आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपप्रिया स्नेही एससी अधिवक्ता जुड़ चुकी हैं। जी दीपप्रिया जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर पूरी तरह से वैध और संवैधानिक करार दिया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनावी कानून और संवैधानिक व्यवस्था दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ ये बता रही है कि हम इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो कोई सिटीजनशिप का डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं। और ये जो शक्तियां हैं ये मुख्यतः संविधान के आर्टिकल 324 और सेक्शन 21 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से निकलती है, जहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये शक्तियां दे रखी हैं कि वो जो इलेक्टोरल रोल है उसे ढंग से एग्जामिन करे और उसमें उन वोटर्स को इंक्लूड करे जो कि एक्चुअल वोट देने के लिए केपेबल हैं। जी दीपप्रिया जी, आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने भी कुछ खास फैसले किए हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो आज फैसला आया है उसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बात कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग इसको गलत समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं किसी की सिटीजनशिप को डिक्लेयर करता है, पर जो डिसीजन आया है वो सिटीजनशिप को डिक्लेयर नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए, उसमें सीजेआई ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास, बुजुर्गों के पास या कोई प्रवासी और अलग तरीके के भारतीय नागरिकों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन उनको एक नोटिस इशू करेगा। जब उन्हें नोटिस इशू कर दिया जाएगा उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत होंगे और अपनी रीजन, जो भी रीजन है जिसकी वजह से उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो रीजन देंगे। उसके बाद उनकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई पे एक पूर्णतः निर्णय आएगा। वो निर्णय आने के बाद भी उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी बचती है कि वो ईसी के उस डिसीजन के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है
तो उसे सिटीजनशिप से हटा दिया जाएगा। ये एसआईआर की एक्सरसाइज इसलिए हमारे लिए जरूरी है जिससे हम इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी को। जी जी दीप्रिया जी, इस खबर पर अधिक से अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।